Hello everyone. So I hope you are liking the JEE Main one shot videos जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं रिसेंटली. आई होप इससे आपकी JEE Main की प्रिपरेशन में काफी अच्छी हेल्प हो रही है आपको. तो हम मन करता होगा ना कि वन शॉट से हमारा रिवीजन तो हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमारे ज्यादा क्लियर हो रहे हैं या अच्छे से रिवाइज हो जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ टेस्टिंग भी हो जाए, कुछ मॉक टेस्ट भी मिल जाए. हम आपके लिए वो भी लेके आए हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहां पे आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज जो जेई मेन एंड जेई एडवांस दोनों के लिए है, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं. उस लिंक पे जाके आप रजिस्टर करें. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको हमारे ऑनलाइन पोर्टल की डिटेल्स और उसका एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा. जो इंप्रूवमेंट के एरियाज लग रहे हैं वो उसका 360 डिग्री एनालिसिस जो आपको मिलेगा उससे जज करके उनको इम्प्रूव कर लीजिए. ऑल द बेस्ट. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे जरूरी चीज होती है वो स्लोप या इंक्लाइनेशन। तो स्लोप या इंक्लाइनेशन हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल थीटा है तो थीटा हमारा इंक्लाइनेशन है किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ या कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। हम हमेशा इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्लोप है जिसे जनरल सिंबल एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा। और अगर यहीं पे हम ऐसा देखना चाहें कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट है कि ये x1 कॉमा बाई वन था और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा बाई टू था, और यहाँ से हमें अगर स्लोप निकालना है तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस बाई टू माइनस बाई वन हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x2 माइनस एक्स वन हो जाएगी। और यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी वो बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन आ जाएगी। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना हमने राइज किया है बाई एक्सिस के पैरेलल और कितना हमने रन किया है एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो राइज अपॉन रन ये भी स्लोप की वैल्यू होती है। अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। तो जनरल तो ये दिखने में कुछ ऐसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में तीन चीजें जरूरी होती है कि एक्स इंटरसेप्ट, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कब काटा है। तो वो पॉइंट निकालने के लिए बाई की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं। तो बाई की वैल्यू जीरो पुट करने से हमारा क्या आ जाता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी माइनस सी बाई ये। ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो एक्स एक्सिस पॉइंट। और जब हम ये देखेंगे कि इसका बाई इंटरसेप्ट क्या है, तो बाई इंटरसेप्ट एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करने पे आएगा और वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, तो माइनस सी बाई बी। ऐसा कोई पॉइंट होगा, है ना। तो जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी, यहाँ से पास करने वाली लाइन जो है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसकी स्लोप की बात कर लेते, तो इसका स्लोप हम ये पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो माइनस ऑफ माइनस सी बाई बी डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए माइनस जीरो, यानी माइनस ए बाई बी। यहाँ से स्लोप आ गया। तो जो स्लोप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जैसी लाइन का, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या यूनिक स्ट्रेट लाइन जनरेट करने का तरीका क्या हो सकता है कि अगर हमें इंक्लाइनेशन पता है, स्लोप पता है और साथ में कोई एक पॉइंट पता है, तो जैसे एक्स वन कॉमा बाई वन हमें एक पॉइंट पता है, तो थीटा इंक्लाइनेशन वाले या फिर कई सारी लाइन हो जाएंगी, इनफाइनाइट लाइन हो जाएंगी। लेकिन जो एक्स वन वाई वन से पास करने वाली लाइन है जो थीटा इंक्लाइनेशन रखती है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ऐसी सिंगल लाइन होगी। यानी सिंगल लाइन जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट अगर गिवन है एक्स वन बाई वन और एक्स टू बाई टू, या फिर एक्स टू बाई टू और एक्स थ्री बाई थ्री, तो दो पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं ना। यानी अगर हमें दो पॉइंट पता है तो हमें स्लोप भी पता है और इस पे एक पॉइंट भी पता है, यानी इससे भी यूनिक लाइन जनरेट होगी, यानी टू पॉइंट फॉर्म। अब लाइन ने बाई एक्सिस को जैसे मान लो सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रखा है, तो जीरो कॉमा सी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हमें लाइन की इक्वेशन पता करनी है और इसका स्लोप एम है, तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि अगर एम स्लोप या एम इंक्लाइनेशन वाला और बाई एक्सिस को जीरो कॉमा सी पे कट करने वाली केवल एक ही लाइन होगी, या एक्स एक्सिस को डी कॉमा जीरो पे कट करने वाली केवल एक ही लाइन होगी, या दोनों एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है लाइन, अगर वो पॉइंट हमें पता है तो भी एक ही लाइन होगी। तो ये सारी की सारी जो जनरल कंडीशन अभी हमने देखी है कि वो यूनिक लाइन की कंडीशन देती है, उससे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जनरेट करने वाले हैं। हमारे पास पॉइंट है एक्स वन कॉमा बाई वन और स्लोप है एम। तो हम एक कोई जनरल पॉइंट एक्स कॉमा बाई ऐसा ले लेंगे, इस प्लान में कोई भी एक्स कॉमा बाई पॉइंट ऐसा हो जिसका एक्स वन बाई वन से स्लोप जो है ना, ये पॉइंट जो पी है, पी ए का स्लोप है जो है
वो m के बराबर आ जाए, जो अपने गिवन स्लोप है इसके बराबर आ जाए, तो ये x, y पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे होगा। तो ये कंडीशन हम अप्लाई करने वाले हैं पॉइंट स्लोप फंक्शन लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए। x माइनस x1 है ना, और y माइनस y1, ये स्लोप आ गया पी ए लाइन का, और इसकी वैल्यू अगर m के बराबर हो जाती है तो x, y हमेशा वो पॉइंट होगा जो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी उसका स्लोप x1 y1 से वही है जो इस लाइन का स्लोप है। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखने वाले हैं तो अगर बाई इंटरसेप्ट है तो बाई पे किसी भी 0, c पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रखा होगा लाइन ने, और इस लाइन का स्लोप m है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसने बाई एक्सिस को 0, c पे कट कर रखा है और m इसका स्लोप है, यानी हम कोई भी एक पॉइंट x, y ऐसा ले लेंगे जिससे 0, c के साथ वही स्लोप जनरेट हो रहा है जो m है, यानी बाई माइनस सी अपॉन एक्स इक्वल टू m। तो यहाँ से आ जाएगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे m स्लोप है और c बाई इंटरसेप्ट है। अब एक्स इंटरसेप्ट हमें पता है, तो x पे कोई भी लाइन कट करेगी तो वो t को वहाँ 0 टाइप का पॉइंट होगा, तो हमें एक पॉइंट पता है और साथ में इस लाइन का स्लोप पता है। अगर हमें ये तो फिर हम जनरल पॉइंट कोई भी x, y लेंगे, और अगर इसका d, 0 के साथ स्लोप सेम आ जा रहा है जो m का है, तो वहां से हमारे पास लाइन की कंडीशन आ जाएगी, या फिर वो उन इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन आ जाएगा जो सारे के सारे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी बाई माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस डी इक्वल टू m, और रीअरेंज करके ये हो जाएगा बाई इक्वल टू m टाइम्स एक्स माइनस डी। अगर हमें लाइन के दो पॉइंट पता है x1 y1, x2 y2, तो इससे जो स्लोप निकलेगा वो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी बाई टू माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, बाई माइनस y1 इक्वल टू बाई टू माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1। तो हमने x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की बात कर ली, लेकिन अगर लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है, दोनों एक्सिस को कट कर रही है, और ये लाइन जैसे एक्स एक्सिस को जो कट कर रही है वो a, 0 पॉइंट है, बाई एक्सिस जो कट कर रही है 0, b पॉइंट है। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें जनरेट करनी है, तो इस पे हम कोई भी एक जनरल पॉइंट x, y ऐसे मान लेंगे, या इस प्लेन पे एक जनरल पॉइंट x, y हम मान लेंगे। अगर स्लोप ए बी पॉइंट का स्लोप बी पी पॉइंट के बराबर हो जाए, या फिर स्लोप पी ए पॉइंट के बराबर हो जाए, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, यानी ये x, y जो पॉइंट है वो बी ए से जो पास करने वाली लाइन पे ही हमेशा लाई करने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट कर सकते हैं। तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। पी का स्लोप क्या हो जाएगा, y माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 0। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन माइनस ए। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं और पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये x अपॉन माइनस ए हो गया इक्वल टू बाई बी आ गया -1। तो 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो 1 इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी। तो x इंटरसेप्ट अगर a, 0 है, बाई इंटरसेप्ट 0, b है, तो x और बाई इंटरसेप्ट से ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन आ गई। अब कोई भी हमारे पास लाइन है जो कि a, b पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर जो डाल रहे हैं उसका कोई पॉइंट p है, p पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है, और x एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा है। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन जनरेट करनी है जहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल p दे रखा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ओमेगा दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बाई इंटरसेप्ट की बात करें तो उसकी लेंथ OA हो जाएगी, और OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन साइन ओमेगा। ऐसी OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन कॉस ओमेगा। यहाँ OA और OB हाइपोटेनियस थे रिस्पेक्टिव ट्राइंगल के। तो OA और OB अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे,
नॉर्मल फॉर्म में लाइन को जनरेट करने के लिए। तो x डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट आएगा जो कि OB की लेंथ है, यानी P अपॉन कॉस ओमेगा, बाई अपॉन बाई इंटरसेप्ट आएगा जो कि OA की लेंथ है, यानी P अपॉन साइन ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर। तो एक्स कॉस ओमेगा प्लस बाई साइन ओमेगा इक्वल टू P। ये नॉर्मल फॉर्म हो गई। यहाँ पे ओमेगा पॉजिटिव पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल है और P हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस लाइन की ओरिजिन से। अब लाइन पे कोई भी पॉइंट हमारे पास x1 y1 है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसी फॉर्म जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल के टर्म में हमें चीजों को रिप्रेजेंट करना है, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। अब कोई भी लाइन है, अगर इसका एंगल हमें थीटा पता है, तो ये जो भी अब हमें इसी लाइन का कोई दूसरा पॉइंट निकालना है। अगर दूसरा पॉइंट यहाँ से r डिस्टेंस पे है, तो ये वाली जो वर्टिकल लेंथ है x ए पॉइंट से वर्टिकली एबव हमें कितना जाना पड़ेगा, r sin थीटा, और हॉरिजेंटली हमें राइट साइड कितना जाना पड़ेगा, r cos थीटा। तब हम दूसरे पॉइंट B पे पहुंच पाएंगे जो कि r डिस्टेंस पे है a से, यानी जो B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, B का कोऑर्डिनेट हमारा कुछ x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा जैसा हो जाएगा, है ना। ये हम आगे की जगह पीछे की तरफ भी पॉइंट हो सकता था। तो यहाँ से हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि अगर कोई भी जनरल पॉइंट हमें इस लाइन पे लेना है, कोई भी जनरल पॉइंट हमें लाइन पे सिलेक्ट करना है जिसका एक गिवन पॉइंट x1 y1 है और वो उसका इंक्लाइनेशन एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो उस लाइन का कोई भी जनरल पॉइंट x की वैल्यू कैसी हो जाएगी, x1 प्लस r cos थीटा। अगर हमें पीछे की तरफ जाना है तो फिर ये वाला एंगल लेंगे। अगर हमें पीछे की तरफ जाना है तो जो हमारा एंगल हो जाएगा वो पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं, है ना। तो ये तो x1 की वैल्यू आ रही है, दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस r cos पाई प्लस थीटा, और cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, यानी माइनस r cos थीटा आ गया। ऐसे ही बाई की वैल्यू की बात हम करेंगे तो बाई क्या हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, बाई प्लस r sin थीटा। और दूसरा पॉइंट जो आएगा, है ना, जो कि पीछे की तरफ अगर हम r डिस्टेंस जा रहे हैं तो वो थीटा की जगह पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो वहां से आ जाएगा बाई इक्वल टू बाई1 माइनस r sin थीटा। तो सिंगल पैरामीटर में लाइन की इक्वेशन को हम जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों लाइन को क्लब करें तो क्लब करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू r के बराबर है या माइनस r के बराबर है। ऐसे ही बाई माइनस बाई1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस r के बराबर है। तो x1 y1 हमें पॉइंट पता है और थीटा एंगल हमें पता है उस लाइन का, तो उसका कोई भी जनरल पॉइंट जो है वो r से इस तरीके से रिलेट हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है r। हमारे पास दो लाइन अवेलेबल हैं, एक लाइन जैसे L1 है, दूसरी लाइन L2 है। इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो इनके बीच का जो एंगल है, मान लो ये α1 है, तो दूसरा ये एंगल जो हो जाएगा वो पाई माइनस α1 हो जाएगा, लीनियर पेयर है। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये α1 हो जाएगा और ये पाई माइनस α1 हो जाएगा। अब जो लाइन L2 है उसका इंक्लाइनेशन कुछ θ2 टाइप का है और जो लाइन L1 है उसका इंक्लाइनेशन कुछ θ1 टाइप का है। तो θ2 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ट्रायंगल में, अगर ये लाइन ए बी पे इंटरसेक्ट कर रही है और खुद लाइन के खुद का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो सी है। तो एबीसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल θ2 है। तो θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, θ1 प्लस α1, और यहाँ से α1 की वैल्यू आ जाएगी θ2 माइनस θ1। और ऐसे ही यहाँ से जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल या दूसरा एंगल है इन दोनों लाइन के बीच में, वो पाई माइनस α1 है। तो पाई माइनस α1 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पाई माइनस θ2 माइनस θ1, ये α2 एंगल हो गया। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करने वाले हैं, है ना। हमें tan α1 की वैल्यू निकालनी है। तो tan α1 दोनों तरफ हमने tan कर दिया, तो ये tan θ2 माइनस θ1 के बराबर होना चाहिए। α1 और θ2 माइनस θ1 सेम एंगल है। और tan a माइनस बी क्या हो जाता है, tan a माइनस tan b।
लाइन L2 का स्लोप हम M2 ले रहे हैं और लाइन L1 का स्लोप हम M1 ले रहे हैं, तो M1 M2 अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो tan अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, या tan अल्फा की वैल्यू इन जनरल क्या आ जाएगी, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ऐसे tan अल्फा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो tan अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan पाई माइनस अल्फा 1, और tan 90 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, यानी माइनस tan अल्फा 1, यानी इसकी जो वैल्यू इसका नेगेटिव हो जाएगा, तो जनरल जो वैल्यू आएगी tan अल्फा की एंगल बिटवीन टू लाइन वो इस तरीके से आ जाएगी, tan अल्फा इक्वल टू मॉड M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। जब tan अल्फा का आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब एक्यूट एंगल है दोनों लाइन के बीच में, और जब tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है दोनों लाइन के बीच में। तो ये एंगल हो गया दो लाइन के बीच में। अब ये लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर कब होंगी, तो पैरेलल लाइन होने की कंडीशन क्या है कि tan अल्फा मान ली उन दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 हो जाए और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होगी कि इसकी आंसर 0 आ जाए। इसका आंसर 0 आने का मतलब क्या है कि M1 इक्वल टू M2 हो जाए, तो M1 इक्वल टू M2 होने पे लाइन्स आर पैरेलल। तो स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो ये दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे तो फिर दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा, यानी a1x प्लस b1 बाई और दूसरी लाइन जो होगी वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि x और y दोनों का कोफिशिएंट सेम हो लेकिन कांस्टेंट एंड डिफरेंट हो जाए, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। अब परपेंडिकुलर लाइन की बात कर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन के का मतलब क्या हो गया, tan अल्फा की जगह tan 90 हो गया। tan 90 का मतलब क्या है, sin 90 अपन cos 90, इन 1/0। इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस M1 M2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट की आंसर -1 आना चाहिए। तो एक का स्लोप M1 है तो दूसरे का स्लोप -1 बाई M2 हो जाएगा। तो अगर अपनी लाइन a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो 100% परपेंडिकुलर लाइन होगी उसमें x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा और एक जगह माइनस साइन आ जाएगा, यानी b1 बाई माइनस a1x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अब हमारे पास कोई भी लाइन गिवन है 3x माइनस ए वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन गिवन है a प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल कब होंगी, इन दोनों के पैरेलल होने के लिए इनका m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, a प्लस 2 कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ y -1 है। अब यहाँ से a की वैल्यू के लिए हमें सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ से माइनस माइनस हट गए और a का मल्टीप्लाई उधर हुआ तो a स्क्वायर प्लस 2a, और इधर 3 है तो 3 उधर आया तो -3 इक्वल टू 0। यहाँ से a प्लस 3 a -1 ये दो फैक्टर बन गए, तो a की वैल्यू 1 या -3, ये दो आंसर आ गए। तो a की वैल्यू 1 या -3 होगी तो दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, दोनों का स्लोप बराबर हो जाएगा, दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात कर लेते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन ये दोनों कब होंगी, जब इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर आ जाए, यानी -3 अपॉन -a
का मल्टीप्लीकेशन हम -a+2 अपॉन -1 में कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर आनी चाहिए। तो ये माइनस तो दोनों जगह से कट ही गए। डिनोमिनेटर में जो ए है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाते तो वो -a हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में जो अपना टोटल बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो 3a+6 बच रहा है। तो यहाँ से 4a की वैल्यू -6 हो गई, या फिर a की वैल्यू -3/2 हो गई। तो जब a का आंसर -3/2 है तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, जो कि कोई किसी भी पॉइंट P से A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन पे पड़ रहा है, यानी ये एक पॉइंट A है। और P पॉइंट ऐसा है 3,2। यहाँ से कोई भी परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो मान लो F पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो F पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें ये निकालना है कि ये जो F पॉइंट है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अभी तो हमें X नहीं पता है, लेकिन F नहीं पता है, लेकिन हम मान लो K/1 में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। कभी भी इंटरनल डिवीजन है, रेशियो हमें नहीं पता है तो K/1 मानेंगे, और एक्सटर्नल डिवीजन है तो फिर -K/1 मान लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सेक्शन फॉर्मूला से जो एफ के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो एफ का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 6k+2/k+1, और एफ का जो बाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 5k। अगर हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें रेशियो पता चल जाएगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अभी हमने एफ का कोऑर्डिनेट k के टर्म में निकाला है। अब हम दूसरी कंडीशन कहाँ से यूज कर सकते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो ए बी का स्लोप, पी एफ का स्लोप, प्रोडक्ट -1। तो ए बी का स्लोप हो जाएगा 5+1/6 - 2, और पी एफ का स्लोप हो जाएगा, पी एफ का पॉइंट है 2,3, तो 2 माइनस बाई कोऑर्डिनेट 3 माइनस एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 6/4। जो एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे 2k+2 हो जाएगा, -5k+1, और डिनोमिनेटर जो हो जाएगा वो 3k+3 हो जाएगा, -6k-2, k+1 से k+1 कट गया इक्वल टू -1। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अंदर की चीज जो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा -3k+3, और नीचे सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा -3k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया तो 30 के बराबर 22 आ गया, और के की वैल्यू आ गई 11/15, यानी 11/15 यानी 11/15 में डिवाइड होगा ए से बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमें रेक्टेंगल की 4 साइड दे रखी हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, और हमें इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें अगर ये लेंथ पता चल जाए बी, और ये वाली लेंथ एल पता चल जाए, तो इसका एरिया निकल आएगा। तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो एक्स का कोफिशिएंट सेम होने वाली कोई दूसरी लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे भी एक्स का कोफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है, लेकिन अगर हम इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को जब मॉडिफाई करते हैं तो वो 3x - 4y -4 = 0 हो गई। अब यहाँ पे x और y दोनों कोफिशिएंट सेम हो गया, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब इनको यहाँ पे लिख देते हैं 3x - 4y + 2। वो पहले दिख नहीं रही थी, -1 का मल्टीप्लाई करके दिख गई। ऐसे बची हुई दोनों पैरेलल लाइन होंगी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे -4 है, तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई करके मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x - 3y + 2 = 0। तो ये मान लो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी 4x - 3y + 3 = 0। जो पैरेलल लाइन होती है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो उनके कांस्टेंट टर्म जो है
है ना, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए एक्स, यहाँ पे जो ये पैरेलल लाइन है इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस आ जाएगी C1 माइनस C2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये गिवन पैरेलल लाइन के बीच की हमेशा डिस्टेंस होगी। तो L की वैल्यू आ जाएगी मॉड -4 -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी 6/5 आ गई। और B की वैल्यू 3 - 2 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 1/5 आ गई। तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो L इंटू बी के बराबर आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, तो वो आ जाएगा 6/5 इंटू 1/5 6/25 यूनिट स्क्वायर। अब हम किसी भी लीनियर इनक्वलिटी AX प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 या AX प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 की बात करना चाह रहे हैं, ये इक्वेशन जो कॉरेस्पॉन्डिंग इनके थी वो AX प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगी इफ कोफिशिएंट ऑफ X इज पॉजिटिव, यानी A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना। तो हम इन दोनों को मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि X की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज ग्रेटर देन -b बाई -c अपॉन a, जबकि यहाँ से X की वैल्यू जो आएगी इक्वल टू से वो X इक्वल टू -b बाई -c अपॉन a, और लेस देन करने से X की वैल्यू आएगी दैट इज X मस्ट बी लेस देन -b बाई -c अपॉन a। कोफिशिएंट ऑफ a अगर पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट -b बाई -c अपॉन a जिस x की वैल्यू होगी वो इसी लाइन पे लाई करेगा, और जिस x की वैल्यू इससे कम होगी वो, ये हमारी लाइन थी ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो जिस x की वैल्यू इससे कम होगी वो इसके लेफ्ट में लाई करेगा, और जिस x की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी वो इसके राइट में लाई करेगा। यानी कोफिशिएंट ऑफ x अगर पॉजिटिव है, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 जो रीजन हो जाएगा वो राइट साइड ऑफ लाइन हो जाएगा, और ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 ये जो रीजन हो जाएगा ये लेफ्ट ऑफ लाइन हो जाएगा। हम सिमिलरली बाई के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं कि बाई की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन वाली बात है कि पूरी इक्वेशन जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा बाई ग्रेटर देन -ax -c अपॉन बी, और कोफिशिएंट ऑफ बाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बाई है इक्वल वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू है, ये बाई की वैल्यू इक्वल वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यू है। तो किसी भी पॉइंट पे जो बाई की वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू जो है वो उस पे पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी एबव द लाइन, एबव द लाइन। और कोफिशिएंट ऑफ बाई पॉजिटिव है तो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन सारा जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, लाइन के नीचे वाला पोर्शन सारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, इनके अंदर कोई ट्रायंगल फॉर्म करने वाला है, और उस ट्रायंगल के अंदर कोई भी हम ऐसी कंडीशन निकालने वाले हैं कि अल्फा कॉमा अल्फा का अगर कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा इसके अंदर हो। तो ये वाली जो लाइन है वो क्या है x+2 इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन होगी x+2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -2। अब इस वाली लाइन को कैसे प्लॉट करेंगे कि इसका जो x कोफिशिएंट मतलब x इंटरसेप्ट आएगा, x इंटरसेप्ट कैसे आएगा बाई की वैल्यू 0 करने पे, यानी 4,0, और ये बाई एक्सेस को कब कट करेगी, बाई एक्सेस को जब कट करेगी जब x की वैल्यू 0 है यानी -2 पे, -2, 0, -2। तो ये हमारी लाइन हो गई x -2 बाई -4 इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट लाइन है x प्लस बाई इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 0 करेंगे तो बाई की वैल्यू 4 है, जब बाई की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 है, यानी इसका बाई इंटरसेप्ट 4 0,4 है। बाई इंटरसेप्ट 0,4 मिल गया तो ये वाली लाइन कुछ ऐसी मिल गई। अब हमें कंडीशन निकालनी है कि कोई भी पॉइंट हम अल्फा अल्फा ले रहे हैं वो हमेशा इसके अंदर रहे।
तो हमेशा इसके अंदर रहे, इसका मतलब क्या है, x प्लस टू इक्वल टू 0 जो लाइन है, इसके राइट में रहे। तो इसके राइट में कब रहेगा? किसी भी लाइन के यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, तो इसके राइट के सारे पॉइंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस टू ग्रेटर देन 0। इस वाली लाइन के लेफ्ट में रहे, इस वाली लाइन से x की वैल्यू कम होनी चाहिए। x प्लस बाई माइनस फोर इक्वल टू 0 जो लाइन है उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए वो यूटिलाइज कौन सी हम करेंगे कि x प्लस बाई माइनस फोर मस्ट बी लेस देन 0। तो हमेशा लेफ्ट में पॉइंट होगा। इस लाइन के भी लेफ्ट में पॉइंट होना चाहिए, इस लाइन के भी लेफ्ट में ही पॉइंट होना चाहिए। तो वहां से हम क्या बोलेंगे कि x माइनस टू बाई माइनस फोर लेस देन 0। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव देखा तीनों में, है ना? तो जब हमें राइट साइड का पॉइंट चाहिए तो फिर वहां पे ग्रेटर देन 0 कर दिया, जब लेफ्ट साइड का पॉइंट चाहिए तो लेस देन 0 कर दिया। तो यहाँ से तीन कंडीशन आ गई, x प्लस टू ग्रेटर देन 0, x प्लस बाई माइनस फोर लेस देन 0, x माइनस टू बाई माइनस फोर लेस देन 0। तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कोई भी अल्फा पॉइंट जो है वो हमेशा इसी ट्रायंगल के अंदर रहेगा। अब ये जो पॉइंट है ये माइनस टू कॉमा माइनस थ्री टाइप का है। तो माइनस टू कॉमा माइनस टू पॉइंट इसके ऊपर ही होगा। तो ये जो लाइन है अल्फा कॉमा अल्फा वाली वो कुछ ऐसी जाएगी, और इस ब्लू वाली लाइन को किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ब्लू लाइन के साथ इसका क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा माइनस फोर इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू टू। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी, हमेशा अंदर रहने वाले इन लाइन का पॉइंट नहीं है, तो अल्फा की वैल्यू माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए और टू से छोटी होनी चाहिए। अब कोई भी पॉइंट x1 कॉमा वाई वन है और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा वाई टू है। अब x1 कॉमा वाई वन इस लाइन के लेफ्ट में है, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? जो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इसके लेफ्ट में x1 कॉमा वाई वन है, इसकी कंडीशन हो जाएगी कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी लेस देन 0। और ये पॉइंट कोफिशिएंट ऑफ ए हम पॉजिटिव लेते हैं तो, है ना? और अगर ये राइट में है तो क्या कंडीशन हो जाएगी? x2 कॉमा वाई टू जो है वो इस लाइन के राइट में है, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी ग्रेटर देन 0, है ना? यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो पॉइंट S1 पॉइंट S2 लाइन के अपोजिट साइड है ना? S1 एंड S2 लाइज ऑन अपोजिट साइड। S1 S2 दोनों लाइन के अपोजिट साइड है, एक लेफ्ट में एक राइट में। उसकी कंडीशन क्या है कि एक की वैल्यू जब हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, दूसरी वैल्यू पुट करने पॉजिटिव आ रहा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। यानी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी लेस देन 0 होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों सेम साइड पे होते, दोनों लेफ्ट साइड में होते तो दोनों नेगेटिव आते, दोनों राइट साइड पे होते दोनों पॉजिटिव आते, और दोनों का सेम साइन होता, है ना? तो क्या है कि सेम साइड की कंडीशन क्या हो जाती? सेम साइड पे S1 S2 है, S1 एंड S2, इसकी कंडीशन क्या हो जाती कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी दैट इज ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास कोई ये एबीसी ट्रायंगल है, इसका एरिया हमें निकालना है। एबीसी तीन डिफरेंट पॉइंट है,
अब ये पॉइंट डी ई एफ एक्स एक्सिस से जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो मैंने पैरेलल लाइन बनाई है बाई एक्सिस के, वो डी ई एफ है। तो सी एफ की जो लेंथ है वो बाई 3 हो जाएगी, और ई एफ की जो लेंथ है वो x3 माइनस x1 हो जाएगी डायग्राम से, और डीई की लेंथ वो x1 माइनस x2 हो जाएगी। ये जो कंप्लीट लेंथ है ए से लेके ई तक, ये बाई 1 हो जाएगी, और बी डी की लेंथ बाई 2 हो जाएगी। तो ये जो ट्रायंगल एबीसी खूबसूरत सा दिख रहा है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, तो ये फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करने वाले हैं। 1/2 x1/2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। तो मेनली ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी बी, और इसमें एरिया ऐड हम कर देंगे अगले ट्रेपेजियम ए सी एफ ई का, और जो माइनस कर देंगे एरिया वो बी सी एफ ई डी का। तो इन दोनों ट्रेपेजियम का एरिया ऐड किया और नीचे वाले ट्रेपेजियम को घटा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब हम डायग्राम से वैल्यू पुट करते रहते हैं। तो ए बी ई डी की जो परपेंडिकुलर पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस है वो x1 माइनस x2 है। और सम ऑफ पैरेलल साइड है वो y1 प्लस y2 है। ऐसे ही अगला ट्रेपेजियम, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी y1 प्लस y3, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड दैट इज x3 माइनस x1। थर्ड ट्रेपेजियम जो नीचे वाला है, तो उसके पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस ये तो x3 माइनस x1 हो गया, और सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 3 एंड बाई 2 हो गया। यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x1 देख रहे हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x1 यहाँ से क्या आ रहा है? बाई 1 प्लस बाई 2, और यहाँ से क्या आ रहा है? बाई 1 माइनस बाई 1 प्लस बाई 2, और यहाँ से क्या आ रहा है? माइनस बाई 1 माइनस बाई 3। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ x2 हम सब जगह क्लब कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x2 जो फर्स्ट टर्म से आ रहा है वो माइनस बाई 1 माइनस बाई 2, ये x3 माइनस x2 है। और यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x2 जो आएगा वो आएगा, ये माइनस साइन और माइनस साइन है तो प्लस का आ जाएगा, यानी प्लस का बाई 3 और प्लस का बाई 2 आ जाएगा। ऐसे x3 का कोफिशिएंट हम लेंगे तो वो सेकंड और थर्ड टर्म से आएगा। तो सेकंड टर्म में x3 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है बाई 1 और बाई 3 दोनों, और थर्ड से x3 का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा, ये माइनस हाफ की वजह से। तो माइनस बाई 2 माइनस बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी जो भी अंदर रखा है उसका हमें मॉडुलस लेना है। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर बाहर आना चाहिए। x1 मल्टीप्लाई बाई 1 से बाई 1 कट गया, यानी बाई 2 माइनस बाई 3, x2 मल्टीप्लाई बाई 2 से बाई 2 कट गया, यानी बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 का मल्टीप्लाई
बाई 3 से बाई 3 कट गया, यानी बाई 1 माइनस बाई 2, तो वही आ गया जो हमने निकाले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू निकली है इसे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। अगर हमें x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट पता है, लेकिन x3 y3 एक अननोन पॉइंट है, मेनली इक्वेशन ऑफ लाइन है, या फिर एक हम जनरल कंडीशन लिखना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की, और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, दो हमें गिवन पॉइंट है और एक अननोन पॉइंट है, तो वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। मेनली तीन पॉइंट अगर सेम लाइन में है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो वही कंडीशन हम यूज करने वाले हैं। यहाँ से x/1, x1/1 1, x2/2 1, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अगर तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि x1/1, x2/2, x3/3, 1 1 1, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। तो यहाँ से कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट भी आ गया, दो पॉइंट तो हमेशा सेम लाइन पे होते, तीसरा पॉइंट भी सेम लाइन पे है, उसकी ये कंडीशन है। तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और स्लोप वगैरह हम कई सारी चीजें जान चुके हैं। तो जब भी हमें कोई अननोन इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है जो स्ट्रेट लाइन के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना किसी तरीके से, और वहां पे एक पॉइंट है जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो और उसकी हमें लोकस पूछी गई है, किसी भी एक मूविंग पॉइंट की लोकस पूछी गई है, तो मूविंग पॉइंट को हमेशा h, k लेते हैं और सारी कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑल कंडीशन, है ना। और जब सारी कंडीशन इस पे अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद h, k को x, y से रिप्लेस कर देते हैं, तो जो इक्वेशन जनरेट होके आती है वो इक्वेशन हमारी मूविंग पॉइंट की लोकेशन बताती है, लोकस बताती है। जैसे हमें स्ट्रेट लाइन की ये इक्वेशन दे रखी है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पे इंटरसेक्ट करने वाली है ना, और कोई भी एक पॉइंट है सी जिसके साथ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगी, तो हमें सी का कोऑर्डिनेट पता करना है। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई। ये लाइन एक्स एक्सिस को कट कहाँ पे करेगी, बाई की वैल्यू 0 रखने पे -√2, यानी -√2, 0, और बाई एक्सिस को कट कहाँ पे करेगी, √2 पे, यानी 0, √2। तो इन दोनों से पास होने वाली यानी ये हो गई। जहाँ एक्स एक्स कट कर रही वो ए पॉइंट है, जहाँ वाई एक्स कट कर रही वो बी पॉइंट है, तो ए बी पॉइंट हमें पता चल गया। सी कोई भी पॉइंट हमें नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है कि ए सी और बी सी आर सेम, ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होंगी। अब सी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, तो सी का कोऑर्डिनेट को एच, के मान लिया। अब इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो AC की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला आता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी k - 0 का होल स्क्वायर प्लस h -1 - √2, यानी h प्लस √2 का होल स्क्वायर। ऐसे BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट h - 0 का होल स्क्वायर, यानी h स्क्वायर प्लस k - √2 का होल स्क्वायर। अब AC BC बराबर है, तो इन दोनों का होल स्क्वायर करके बराबर लिख देते हैं, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर जैसा कुछ हो जाएगा, अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया और बची हुई चीज यहाँ पे लिख देते, तो के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2√2h इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2√2k प्लस 2। यहाँ से के स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाता है, 2 भी कट जाएगा, है ना, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -k के बराबर। तो एच की वैल्यू -k के बराबर आएगी, तो अपना जो पॉइंट सी है वो सी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एच, -h टाइप का। तो अब हम सी बी की वैल्यू निकालते हैं, सी बी और ए बी की डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं, और ए का कोऑर्डिनेट -√2, 0 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगी वो स्क्वायर रूट -√2 का स्क्वायर
√2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगी h माइनस एच और 0 को माइनस √2 के बीच में, वो h स्क्वायर प्लस h माइनस √2, h प्लस √2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2√2h प्लस 2, और इधर जो हो जाएगा वो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 2 4 हो गया, और अंडर रूट है तो ये 4 हो गया, तो यहाँ से 2h स्क्वायर माइनस 2√2h माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, और 2 से डिवाइड कर दिया तो h स्क्वायर माइनस √2h माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से जो h की वैल्यू आ रही है वो √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर यानी 2, और -4 इंटू माइनस यानी +4, यानी इसकी वैल्यू जो आ गई वो 1/√2 प्लस माइनस √3/2। अब k की वैल्यू इसकी निगेटिव है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√2 माइनस प्लस √3/2। अब यही क्वेश्चन करने का एक और तरीका है, वो पैरामेट्रिक फॉर्म से है। जैसे इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1/√2 कॉमा 1/√2 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करके, और इस लाइन का एंगल ये 45 था, तो यहाँ पे जो एंगल ये आएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 135, और अगर हम घूम के इधर ही लाइन पे आ रहे हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा 315 पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब हमें ये एंगल पता चल गया कि किस एंगल पे हमें जाना है, ये फिक्स पॉइंट एम भी पता चल गया। अब हमें डिस्टेंस अगर पता चल जाए ये इसका मिड पॉइंट एम और सी की है, तो मिड पॉइंट एम जो आया वो आया -1/√2 कॉमा 1/√2, तो सी एम की डिस्टेंस हमें निकालनी है ना। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से देख सकते हैं कि ये 2 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 है, तो एंगल 60 है तो परपेंडिकुलर की लेंथ जो हो जाएगी ये वो सी एम हो जाएगी, और सी एम किसके बराबर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाई साइन 60, 2 मल्टीप्लाई बाई √3/2, सी एम की वैल्यू √3। वैसे ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है ना। तो अब सी एम की लेंथ हमें पता चल गई, एम का पॉइंट हमें पता चल गया, तो एम से √3 डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम 1/-1/√2 प्लस √3 टाइम्स आर टाइम्स डिस्टेंस टाइम्स cos 135 कॉमा 1/√2 प्लस डिस्टेंस टाइम sin 135। cos 135 की वैल्यू -1/√2 होती है और sin 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है एक पॉइंट का वो -1/√2 प्लस ये -√3/√2 कॉमा 1/√2 प्लस √3/√2, तो सेम आंसर आ गया। दूसरा पॉइंट हमें कैसे मिलेगा कि हमारा जो -1/√2 और 1/√2 पॉइंट है, इससे √3 डिस्टेंस पे और एंगल 315 पे, 315 जो एंगल है वो 315 एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा और साइन नेगेटिव होगा, और दोनों की वैल्यू 1/√2 ही आने वाली है। तो यहाँ से जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया वो -1/√2 प्लस √3/√2 कॉमा 1/√2 माइनस √3/2, तो सेम पॉइंट आ गया। हमारे पास कोई भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और x1 y1 पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। कोई भी पॉइंट P है, P से हमें x परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। मान लो ये M पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो रहा है इस लाइन पे, तो इस लाइन का जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट हो जाएगा -c/a, 0, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, -b/c/b, और जो स्लोप हो जाएगा वो स्लोप -a/b हो जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, यानी b/a हो जाएगा इसका स्लोप। जो MP की लेंथ है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है वो हमें निकालनी है ना। तो वो किसके मेनली एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा 1/2 AB की लेंथ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस MP। तो यहाँ से MP की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल
मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ए बी। यहाँ पे ए बी की लेंथ आएगी वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगी, 0 प्लस सी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से ए बी अगर हम कॉमन लेते हैं सी अपॉन ए बी हम कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट के अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए बी की लेंथ आ गई। ये इक्वेशन 1 है, लेंथ परपेंडिकुलर निकालने के लिए इक्वेशन 2 हो गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने हमारे पास जो 3 पॉइंट है वो 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी है, माइनस सी बाई ए कॉमा 0 है और x1 बाई 1 है। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, हाफ डिटर्मिनेंट हाफ मॉडुलस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी 0 और बाई 2 माइनस बाई 3 यानी 0 माइनस बाई 1 माइनस सी बाई ए बाई 1 माइनस सी बाई बी माइनस 1 माइनस सी बाई बी प्लस x1 माइनस सी बाई बी माइनस 0। यहाँ से ये टर्म तो 0 हो गई और जो बच्चा है यहाँ पे माइनस सी बाई 1 अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस सी x1 अपॉन बी, माइनस यहाँ पे भी। तो इन तीनों जगह से हम माइनस सी अपॉन ए बी को कॉमन लेते हैं। तो जब ए बी को कॉमन लेंगे तो ए बी कॉमन कैसे ले सकते हैं, जब यहाँ पे भी ए बी डिनोमिनेटर में हो, ए बी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी ए बी डिनोमिनेटर में हो। और दूसरे मॉडुलस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जब माइनस सी अपॉन ए बी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस सी ए बी गया तो बी बाई 1 बचा है, यहाँ पे ए एक्स 1 बचा तो ए एक्स 1 प्लस बी बाई 1 और माइनस सी अपॉन ए बी यहाँ से गया तो प्लस सी, ये कुछ बचा है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकला वो हाफ सी ए बी है ना। मॉडुलस के बाहर केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं, ए एक्स 1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो मेनली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है वो किसके बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई ए बी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या आई थी, 1/2 सी अपॉन ए बी मॉड ए एक्स 1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी। और ए बी की जो लेंथ है, ए बी की लेंथ क्या आई थी, वो इक्वेशन 2 में है, सी अपॉन ए बी। ये 2 से 2 कट गया और सी अपॉन ए बी कट गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से किसी भी पॉइंट x1 कॉमा बाई 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लाइन पे निकालेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी कि उस लाइन की इक्वेशन में हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट को पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस बाई का कोफिशिएंट ऑफ बाई का स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। अब पी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन पे आ रहा है वो एम पॉइंट है, तो एम पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, हमें एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। तो मान लेते हैं एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो x3 कॉमा बाई 3 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम स्लोप की कंडीशन लगा देंगे कि स्लोप जो है एम पी लाइन का और स्लोप जो है ए बी लाइन का, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो एम पी लाइन का स्लोप हम इन दोनों पॉइंट से निकालेंगे, x1 बाई 1 और x3 बाई 3। तो यहाँ से स्लोप जो आ रहा है वो बाई 3 माइनस बाई 1 अपॉन x3 माइनस x1 आ रहा है। और ए बी लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी है, ये -1 के बराबर हो गया। तो इसको जब रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई 3 माइनस बाई 1 अपॉन x3 माइनस x1 इक्वल टू बी अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ। तो x3 माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू बाई 3 माइनस बाई 1 अपॉन बी। चलो इस वैल्यू को के मान लेते हैं। के वैल्यू को निकालने का कोई और भी तरीका हम यूज करते तो वहां से हमें कंडीशन पता चल जाएगी। अब x3 बाई 3 उसी लाइन का पॉइंट था, तो उस लाइन का कोई भी पॉइंट के टर्म में कैसे आ जाएगा, ए के प्लस x1 बी के प्लस बाई 1। ये उसी लाइन का पॉइंट है, और उसी लाइन का पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ए टाइम्स ए के प्लस x1 प्लस बी टाइम्स बी के प्लस बाई 1 प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू माइनस a1 x1 माइनस a x1 माइनस b बाई 1 माइनस सी। तो यहाँ से के की वैल्यू जो आ गई
वो माइनस कॉमन ले लिया, ax1 प्लस b/1 प्लस c डिवाइडेड बाई a² प्लस b², यानी जो कंडीशन आ गई लाइन की फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे x3/3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो वो पॉइंट कैसे मिल जाएंगे कि हमें जिस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है वो x1, y1 है, उस पॉइंट को हम लाइन की इक्वेशन में माइनस साइन के साथ पुट कर देते हैं, ax1 प्लस b/1 प्लस c और डिवाइडेड बाई a² प्लस b² कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू x3 माइनस x1 बाई a आएगी और बाई 3 माइनस y1 बाई b के बराबर भी होगी, तो यहाँ से x3 और y3 निकल आएगा। अब हमें इसकी कोई इमेज निकालनी है, तो p की इमेज, इसका मतलब क्या है कि MP लाइन को हम और आगे बढ़ा दे रहे हैं किसी भी पॉइंट D तक, और D हमारा इमेज है। अगर हम लाइन को मिरर की तरह मानेंगे तो D हमारा इमेज है, D का पॉइंट अगर x2, y2 है, तो यहाँ पे क्या है कि x3 और x1 का सेपरेशन जो था वो हम कैसे डिटरमाइन कर रहे थे, तो ये डबल सेपरेशन हो जाएगा इमेज का, तो ये 2k की वैल्यू आ जाएगी। मेनली क्या है कि जो राइट हैंड साइड में, जो सबसे राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी है उसका डबल कर दो, तो x2 माइनस x1 बाई ए बाई 2 माइनस y1 बाई ए बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे x1 y1 पॉइंट है जिससे हम, जिस पॉइंट की हमें इमेज निकालनी है किसी भी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 पे, तो इसी लाइन की इक्वेशन में हमने पॉइंट पुट किया, और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन में हमें x2, y2 हमें इमेज की लोकेशन बताएगा, इमेज की कोऑर्डिनेट बताएगा। अब हम कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी की बात करते हैं, तो फिर हमारे पास कोई 3 डिफरेंट पॉइंट है a b c, है ना, तो ये तीनों कोलिनियर है। इसकी कंडीशन क्या होगी कि जब हम कोई भी दो साइड का सम कर रहे हैं ए बी प्लस बी सी, है ना, तो वो थर्ड साइड के सम के बराबर आ जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, है ना, कि सम ऑफ एनी टू साइड लाइन सेगमेंट इक्वल टू थर्ड, है ना, तो जो इन 3 पॉइंट से 3 डिफरेंट लाइन सेगमेंट बनने वाले हैं ए बी बी सी और ए सी, तो इनमें से कोई भी 2 लाइन सेगमेंट है उनका सम अगर थर्ड के बराबर हो जाए तो ए बी सी तीनों कोलिनियर पॉइंट होंगे, एक ही लाइन में पॉइंट होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम सेक्शन फार्मूला की बात करें कि ए और बी पॉइंट है ना, और इसे कोई भी पॉइंट सी डिवाइड कर रहे हैं, तो सी इंटरनली या एक्सटर्नली कैसे भी डिवाइड कर सकता है, तो मान लो हमने k/1 में ये डिवाइड कर रहे हैं, एंड वी गेट एन वैल्यू ऑफ k। अगर हमें k की कोई वैल्यू मिल रही है, वी गेट वैल्यू ऑफ k, देन ए बी सी मस्ट बी कोलिनियर। ए बी लाइन सेगमेंट को सी तभी इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता है जब सी ए बी लाइन सेगमेंट पे ही हो, अदरवाइज ये डिवाइड करेगा ही नहीं, यानी यहाँ पे के की कोई रियल वैल्यू आएगी ही नहीं, है ना। के की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सी इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, अगर के लेस देन 0 आ रहा है यानी कि सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। थर्ड मेथड कि एरिया अगर हम ट्रायंगल का निकाल लें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया अगर 0 आ जा रहा है किसी भी तरीके से, है ना, तो एरिया अगर हमें 3 पॉइंट पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इससे एरिया 0 अगर आ रहा है तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सेम लाइन पे हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल विद 0 एरिया विद हैविंग 3 रियल वर्टिसेस। तो ऐसा तभी होगा जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, है ना। चौथा हम स्लोप से कर सकते हैं कि स्लोप जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट का, है ना, बी सी जो लाइन है इसकी स्लोप के बराबर हो जाए, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। फिफ्थ क्राइटेरिया है कि 2 लाइन मतलब 3 पॉइंट हमको लीनियर बोलेंगे, है ना, कि ए बी जो हम वेक्टर जनरेट कर रहे हैं, ए बी वेक्टर मस्ट बी लीनियर मल्टीपल ऑफ बी सी वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी और ये कोलिनियर है, इसकी कंडीशन निकालनी है, तो हम यहाँ पे स्लोप मेथड से कर सकते हैं, कई सारे मेथड है ना। तो स्लोप मेथड से करेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी का स्लोप क्या आएगा, माइनस के -2 प्लस के अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 1 माइनस के -1। अब बी सी का स्लोप निकालना है तो बाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी से बाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 3 माइनस के में हम जब माइनस के को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस के आ गया, और ऐसे 2 प्लस के, इसमें 1 माइनस के को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस के हो गया,
यहाँ से -2 अपॉन -2k बचेगा, और इधर से 3 अपॉन 2k + 1 बचेगा। -2 से -2 कट गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा, 2k + 1 = 3k, या फिर k की वैल्यू 1। तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर थे, तो k की वैल्यू 1 यानी बी आंसर हो गया। हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, अब इसके हमें अलग अलग सेंटर निकालने हैं। तो इसके अलग अलग सेंटर क्या हो सकते हैं कि एक तो इसका सेंट्रॉइड हो सकता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मीडियन की पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होती है कि तीनों मीडियन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। मीडियन क्या होता है कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से हम मिला देते हैं लाइन को, वर्टेक्स को, तो वहां से हमें एक मीडियन मिल जाता है। तो वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ये एडी है, एडी हमेशा 2:1 में जी से, जी जो है एडी को 2:1 में कट करेगी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। मीडियन की डेफिनेशन से डी मिड पॉइंट है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 x2 + x3 y2। अब ए जी रेशियो जी डी हमें पता है, 2:1। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जब यूज करेंगे जी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, तो जी के कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे x1 + x2 + x3 y3, y1 + 2 of y2 + y3 y2 अपॉन, मान लीजिए जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे सेंट्रॉइड के, वो आ जाएंगे x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2। अब हम दोबारा ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अल्टीट्यूड, हर वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। हर वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। जहाँ पे ये मिलने वाले हैं वो वाला पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर यानी एच हो जाता है ना। ये यहाँ पे किसी भी ई पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ई के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो हमेशा जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड अपोजिट साइड को इंटरनली या एक्सटर्नली, है ना, दोनों तरीके डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे ये डिवाइड हमेशा जो करता है वो एच कॉट बी एच कॉट सी के रेशियो में करेगा। ये वाला एंगल सी है, परपेंडिकुलर की हाइट या परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो एच है ना। तो बेस की लेंथ एच कॉट सी हो जाएगी। ये वाला एंगल बी है, कंप्लीट एंगल, तो एच कॉट बी, बी से ई तक की लेंथ हो जाएगी। तो मान लिया हम बी ई अपॉन ई सी का रेशियो देखते हैं, यानी एच कॉट बी डिवाइडेड बाई एच कॉट सी। मेनली रेसिप्रोकल करने पे ये 10c अपॉन 10b का रेशियो आ गया। तो यहाँ से जो ई के कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो बी और सी को ई 10c 10b के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से 10c x3 + 10b x2 अपॉन 10b + 10c हो जाएगा। और ऐसे जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो y3 10c + y2 10b अपॉन 10b + 10c हो जाएगा। ऐसे जब हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे ज्योमेट्री पे, तो जो ये ऑर्थो सेंटर है वो ए ही लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 10a रेशियो 10b + 10c। तो यहाँ से जो एच का कोऑर्डिनेट आ जाएगा थोड़ी सी वर्किंग करने के बाद, x1 10a + x2 10b + x3 10c, यानी सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेटर को उस वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल के 10 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 10a + 10b + 10c। ऐसे y1 10a + y2 10b + y3 10c, दिस कंप्लीट डिवाइडेड बाई 10a + 10b + 10c। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए सी साइड है यहाँ पे अगर सी पे 90 डिग्री बन रहा है और बी सी साइड है, ये अपने आप में एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर हमेशा वर्टेक्स हो जाएगा वेयर 90 डिग्री एंगल फॉर्म। जिस एंगल पे 90 डिग्री बन रहा होगा, है ना, वही एंगल हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल में सी हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, सी के कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर हो जाएंगे।
ऐसे ही अगर हम सरकम सेंटर की बात कर लें, है ना, तो सरकम सेंटर कैसे बनते हैं? हमारे पास कोई भी ट्रायंगल एबीसी था, उसे कंप्लीटली सरकमस्क्राइब कर रखा है किसी सर्कल ने, यानी एक सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास होके जा रहा है, यानी तीनों साइड जो इस ट्रायंगल की है वो इसके लिए कॉर्ड का काम करेंगी। अगर कॉर्ड का काम करेंगी तो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों तीनों कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या तीनों ट्रायंगल की साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट सर्कम सेंटर होता है। तो सर्कम सेंटर की वैल्यू जो होती है किसी भी ट्रायंगल के लिए, अगर उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b, यहाँ पे जो साइड है sin 2a sin 2b के रेशियो में डिवाइड होती है, प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये रियली यूज होता है। x1 sin 2a, ये नहीं, यहाँ से अगर हम वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालेंगे सरकम सेंटर की, है ना, सरकम सेंटर सी डैश है तो ए सी डैश इक्वल टू बी सी डैश इक्वल टू सी डैश आ जाएगी, ये तीनों रेडियस का काम करेंगे। तो अगर कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऑर्थो सेंटर हो गया वर्टिस, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास होकर जा रही है, इसका मिड पॉइंट हमारा सेंटर हो गया या सरकम सेंटर हो गया, और यहाँ कहीं पे सेंट्रॉइड आ रहा होगा। तो सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ये किसी भी ट्रायंगल के लिए वैलिड है, लेकिन हमें ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल से ध्यान रखना है कि एच जी जो जी पॉइंट जो है वो एच जी और जी सी को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड रेशियो सेंट्रॉइड टू सरकम सेंटर, ये वैल्यू हमेशा 2:1 आने वाली है फॉर एनी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल। लेकिन ध्यान रखना है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से, है ना, दे आर ऑलवेज कोलिनियर, सी जी एच एट सेम पॉइंट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सी जी एच सेम पॉइंट पे होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब इन सेंटर आई की बात कर लेते हैं, ये जनरेट होता है एंगल बाइसेक्टर के कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर ए के अपोजिट साइड की लेंथ ए है, बी के अपोजिट साइड की लेंथ बी है, सी के अपोजिट साइड की लेंथ सी है, तो जो ए का एंगल बाइसेक्टर है, ए का एंगल बाइसेक्टर हमारी जो बीसी लाइन है, बीसी लाइन को सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा, बीसी लाइन को सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा, यानी बी डी रेशियो डी सी इक्वल टू सी रेशियो बी इफ ए डी इज एंगल बाइसेक्टर। ए भी एंगल बाइसेक्टर है तो सी रेशियो बी में डिवाइड कर देगा। ऐसे बी से जब एंगल बाइसेक्टर बनेंगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी करने वाला है, तो मेनली क्या है कि इससे एक जो ट्रायंगल जनरेट होने वाला, एक सर्कल जनरेट होने वाला है वो इन सर्किल हो जाएगा, और इसके जो सेंटर है उसको इन सेंटर बोलते हैं, है ना। तो मेनली ये तीनों जो साइड है ट्रायंगल की, ये पेयर ऑफ टेंजेंट का काम करेंगे। ए वर्टेक्स से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, बी से किया, सी से किया, ऐसा कुछ। तो जो इन सेंटर है वो आईडी जो एंगल बाइसेक्टर है इसे किस रेशियो में डिवाइड करेगा, बी प्लस सी रेशियो ए। तो यहाँ से जो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, अगर ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बी x2 प्लस सी x3 अपॉन बी प्लस सी, ऐसे b/2 प्लस c/3 अपॉन बी प्लस सी, है ना, और तीनों को मर्ज करने पे एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा।
जो इन सेंटर के लिए आ जाएगा वो हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ए पे जो एक्सटीरियर एंगल है उसके बाइसेक्टर और बी और सी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिल रहे हैं। अब इस एबीसी ट्रायंगल में अगर ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और बी और सी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की अगर हम बात करें तो वो तीनों पॉइंट जहाँ पे मिलते हैं ये I1 हो गया, है ना, इसे एक्स सेंटर बोलते हैं। ये एक्स सेंटर 1 हो गया, है ना। मेनली यहाँ से जो सर्कल बनेगा वो बी सी साइड को और ए बी ए सी एक्सटेंडेड साइड के जो है वो इसके लिए टेंजेंट हो जाएंगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है I1 के वो क्या हो जाएंगे, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट -a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 डिवाइडेड बाई -a प्लस b प्लस c, है ना। तो इसी तरीके से I2 और I3 एक्स सेंटर भी आ जाएंगे। I2 में b की जगह -b आ जाएगा और I3 में c की जगह -c आ जाएगा इन सेंटर वाले फॉर्मूले में। ऐसे ही हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है ना, इसकी जो तीनों साइड है उनकी इक्वेशन, जैसे एक की इक्वेशन L1 है ना, दूसरी साइड की इक्वेशन L2 है और तीसरी साइड की इक्वेशन L3 है। ये ए वर्टिसेस हो गया L3, ये भी वर्टिसेस ए सी। अगर कोई भी पॉइंट इसके अंदर है ना, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके लिए तीन इनइक्वलिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि L1 की इक्वेशन में हम ए का कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं, है ना, इनटू L1 की इक्वेशन में हम पी का कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं। अगर दोनों सेम साइन के दोनों का निगेटिव आंसर आ रहा है या दोनों का पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों L1 के सेम साइड पे हैं। और सेम साइन होने का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0। सिमिलरली L2 B L2 P, ये L2 इक्वेशन में हमने बी पॉइंट और पी पॉइंट को पुट किया, ये पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसी L3 की इक्वेशन में हमने सी पॉइंट और पी पॉइंट पुट किया, ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू है देन P मस्ट लाई इनसाइड ट्रायंगल ABC। हमारे पास L1 L2 दो लाइन है और उनके बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर जो है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कुछ V1 V2 है, यानी ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। तो L1 L2 को जो दो, अब यहाँ पे क्या है कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ये 180 डिग्री होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यानी जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बिटवीन एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री। वन एंगल बाइसेक्टर विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, जैसे मान लो 2 बीटा है तो 2 बीटा ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है डायग्राम से, 2 अल्फा एक्यूट दिख रहा है, एक ग्रेटर देन 90 दिख रहा है, दूसरा लेस देन 90 दिख रहा है, while अदर विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इन बाइसेक्टर की इक्वेशन
और इक्वेशन में से कौन सा एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर, वो कंडीशन अभी जान ली। स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों ही बाइसेक्टर वो हो जाएंगे, वो राइट एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। अब इसकी कंडीशन क्या होगी कि लाइन L1 की कोई इक्वेशन इस तरीके से होगी, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे L2 लाइन की इक्वेशन कुछ होगी a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। और बाइसेक्टर b1 पे कोई भी पॉइंट x, y जैसा होगा जिसकी डिस्टेंस L1 और L2 से सेम होगी, तो ये पॉइंट 100% बाइसेक्टर पे लाई करने वाला होगा। कोई भी पॉइंट x, y जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों लाइन से सेम है, तो पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के साथ तो हमें पता ही है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। तो x, y की फर्स्ट लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1। ऐसे जो L2 लाइन है, L2 लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी x, y पॉइंट की, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ से जब मॉडुलस हटाते तो इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस दो साइन आ सकते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो जो दो बाइसेक्टर बन रहे हैं, एक एक्यूट एंगल का एक ऑब्ट्यूज एंगल का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये दो साइन आए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। अगर a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x के दोनों लाइन के कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों लाइन के कोफिशिएंट ऑफ y को मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे, अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही है, ये चीज पॉजिटिव आ रही है, देन, है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती है। पॉजिटिव एंड बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों बाइसेक्टर में जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा वो पॉजिटिव साइन, यहाँ से पॉजिटिव साइन कंसीडर करने से मिलेगा। अगर a1 a2 b1 b2 पॉजिटिव है, तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 इसके मल्टीप्लीकेशन का आंसर नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन जब हम यूज करेंगे, नेगेटिव साइन जो जब हम यहाँ पे लेंगे, है ना, तो नेगेटिव साइन लेने पे हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। नेगेटिव साइन बाइसेक्टर विल गिव ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऐसा भी हो सकता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ना एक्यूट एंगल ऑफ बाइसेक्टर होगा ना ऑब्ट्यूज। यहाँ पे हमें दो डिफरेंट लाइन की इक्वेशन गिवन है, एक L1 है दूसरी L2 है, दोनों ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इन लाइन पे हमें कोई भी दो पॉइंट ऐसे लेने हैं, है ना, B एंड C, हम इन लाइन पे ऐसे लेने वाले हैं, जैसे एक लाइन पे हमने B ले लिया, दूसरे पे रैंडमली C ले लिया। ए बी और ए सी की डिस्टेंस, ए बी और ए सी की लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर हम BC लाइन को जोड़ देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल ए का बना देते हैं, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर एंगल ए का जो बाइसेक्टर है ना, तो यहाँ पे दो बाइसेक्टर होंगे,
या फिर बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी लाइन के, या फिर पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन साइड है ना, ये ए बी ए सी के बराबर है, और ये वाले एंगल बराबर, तो सीपीसीटी से जो ट्राइंगल जो बन रहे हैं ए बी डी एंड ए डी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी और डी सी बराबर होने चाहिए, है ना। और शायद साथ में ही डी पे बनने वाला एंगल दोनों साइड बराबर होगा, और दोनों लीनियर पेयर है, यानी 90-90 हो गया, यानी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो जो बीसी लाइन है, अगर एक को हम बी वन बोल रहे हैं, दूसरे को बी टी बोल रहे हैं, तो बी सी इज परपेंडिकुलर टू बी वन, देन मस्ट बी बी सी पैरेलल टू बी टू। अगर एक पर बाइसेक्टर के बी सी लाइन परपेंडिकुलर है तो दूसरे के पैरेलल होगी। इसी कंडीशन को हम यूज करने वाले हैं, है ना। तो मेनली L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर, मेनली दोनों की बाइसेक्टर वाली लाइन कैसे आएंगी, तो 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 5, है ना, डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी है 4x माइनस 3y माइनस 15, तो 4x माइनस 3y माइनस 15 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ से जो आ रहा है वो 3x प्लस 4y माइनस 5/5 इक्वल टू प्लस माइनस 4x माइनस 3y माइनस 15/5। तो जब हम प्लस साइन लेते हैं, या 5 से 5 तो दोनों कट ही जाएगा हर कंडीशन में, जब हम प्लस साइन लेते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि सारी इक्वेशन को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो x, है ना, 4y उधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, यानी माइनस 7y प्लस 5 हुआ तो फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, जब हम माइनस साइन लेंगे और माइनस साइन लेके सारी इक्वेशन को लेफ्ट, तो 3x प्लस 4y हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y यानी 3x प्लस 4 7x प्लस वाई माइनस 20, है ना। अब इनमें एक तो बीसी के पैरेलल होगा और दूसरा बाइसेक्टर बीसी के परपेंडिकुलर होगा। तो ये पॉजिटिव साइन कंसीडर करके आया था, ये नेगेटिव साइन कंसीडर करके आया था। जो हमारी लाइन L1 है और L2 है, इसमें हम कोई भी इस प्लेन का पॉइंट x1 y1 रखते हैं, है ना। और इफ sin of L1 and L2 are same, then positive sin bisector will be on same side of point। अगर हम लाइन की इक्वेशन में x1 y1 को पुट कर रहे हैं, है ना, एंड दे गिव अपोजिट साइन, अगर इनके खुद के अपोजिट साइन आ रहे हैं, देन नेगेटिव साइन बाइसेक्टर, नेगेटिव साइन से जो हम बाइसेक्टर निकालने वाले हैं, बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने वाले हैं, विल गिव इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, विल गिव रीजन containing
x1/1, ये थ्योरी की तरह ध्यान रखने। तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में 1,2 पॉइंट को पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही देखना है कि 1,2 पॉइंट किस बाइसेक्टर से मिलने वाले हैं, या किस बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर 1,2 पॉइंट वाली साइड में ही है। तो पहली इक्वेशन में जब 1,2 रखते हैं तो यहाँ से 3 + 8 - 5, हाँ, तो ये पॉजिटिव आ गया। दूसरी इक्वेशन में 1,2 रखते हैं, हाँ, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 4, y की जगह 2 रखेंगे तो -6, और -15 इधर ही आ जाएगा, दिस इज लेस देन 0। यानी कि इन दोनों ने अपोजिट साइन दिया है, इन दोनों ने अपोजिट साइन दिया है, तो जो बाइसेक्टर हमने लिया था नेगेटिव साइन को कंसीडर करके, उस बाइसेक्टर में ये पॉइंट होगा। तो नेगेटिव साइन से जो हमारा बाइसेक्टर आया था वो नीचे वाला आया था, 7x + y - 20, तो 7x + y - 20 = 0 इज परपेंडिकुलर टू BC, है ना। और जो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर था वो पैरेलल होगा, यानी x - 7y - 10 = 0, यानी x - 7y - 10 = 0, ये पैरेलल टू BC हो जाएगा। अगर ये लाइन पैरेलल टू BC है ना, तो BC की इक्वेशन हमें निकालनी है जो 1,2 से पास करे, यानी इन दोनों का स्लोप सेम होगा। यानी BC लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, x - 7y + c = 0, और इसका सॉल्यूशन 1,2 होना चाहिए। तो x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, और c की वैल्यू निकालनी है, यानी -14 + c = 0, x की वैल्यू 13 आ गई। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी x - 7y, c की वैल्यू 13 आ गई, तो +13 = 0। तो हमारे पास कई सारे कलेक्शन ऑफ लाइन्स हैं, है ना, या फिर कई फैमिली ऑफ लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट ऑफ लाइन्स satisfying a certain condition अब जैसे कंडीशनें किस तरीके की हो सकती हैं कि लाइन्स विद स्लोप टू, तो टू स्लोप की लाइन तो इनफाइनाइट हो सकती हैं, है ना। एक्स वाई प्लेन में कुछ भी टू स्लोप की ऐसी कई सारी लाइन्स पास कर रही हैं ना, दीज आर ऑल लाइन्स विद स्लोप टू, है ना। तो जब बाई इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में लिखेंगे तो y = 2x + c इस टाइप से होगी, और c की अलग अलग वैल्यू से हमें अलग डिफरेंट लाइन मिलती जाएंगी। यहाँ पे c कोई भी रियल नंबर है। अब फैमिली लाइन हमें ऐसी निकालनी है जिसका बाई इंटरसेप्ट 2, तो बाई इंटरसेप्ट 2 रखने वाली भी लाइन इनफाइनाइट होंगी जो बाई एक्सिस को 2 से पास कर कट करके है। इन सब लाइन की इक्वेशन जो होगी y = mx + 2 टाइप की होगी, कि x = 0 पे हमेशा y की वैल्यू 2 आएगी, है ना। और यहाँ पे स्लोप जो है, स्लोप कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी m बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, तीसरा एग्जांपल फैमिली ऑफ लाइन का क्या हो सकता है कि लाइन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दो डिफरेंट लाइन L1 L2 है, उनके इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन का कलेक्शंस।
तो ax1 प्लस बी बाई तो जैसे L1 लाइन a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 है, c1 इक्वल टू 0 थी, है ना। दूसरी लाइन जो L2 है वो a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0 थी। हम तो इस तरीके से जो हमने ये नई इक्वेशन लिख दी है ना। अगर कोई भी एक्स कॉमा वाई वाला पॉइंट लाइन L1 पे होगा तो ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट अगर सेकंड लाइन पे होगा तो सेकंड टर्म की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी ये हमेशा 0 कब आएगा? उन सारे एक्स कॉमा वाई पॉइंट के लिए जो कि लाइन L1 और L2 दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। यानी L1 और L2 दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट हमेशा इसका सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन तो इसका 100% दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, है ना। तो जो इनफाइनाइट लाइन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन L1 L2 से पास करने वाली हैं उनकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही आ जाएगी कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे बस जो भी पॉइंट L1 L2 दोनों को सेटिस्फाई करेगा उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी और वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमेशा इन दोनों लाइन से पास करने वाली है वो तो कुछ ऐसी हो जाएगी 2x प्लस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सेकंड कंडीशन दे रखी है ओरिजिन से भी पास करे, ये ओरिजिन से पास करे यानी 0,0 इसका सॉल्यूशन हो, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर 0,0 पे हो, यानी -1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो अपनी आ जा रही है वो 1/-1/5 आ जा रही है। यानी ये जो फैमिली ऑफ लाइन है अगर ये 0,0 से पास करेगी तो एक यूनिक लाइन हमें मिल जाएगी जो कि होगी 2x प्लस वाई माइनस 1 माइनस 1/5 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो जो अपनी फैमिली ऑफ लाइन का स्लोप है और जो अपनी परपेंडिकुलर लाइन है इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू -1 होनी चाहिए। यानी फैमिली ऑफ लाइन से जो स्लोप अगर m आ रहा है और इसका स्लोप जो है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -3/4 है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आंसर -1 आना चाहिए। यानी जो स्लोप आएगा फैमिली ऑफ लाइन से m, उस m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से जो स्लोप आएगा कोफिशिएंट ऑफ x को हम माइनस साइन के साथ लेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, यहाँ से 3 लैम्डा आ रहा है, 2 प्लस 3 लैम्डा के आगे माइनस साइन लगा दिए और कोफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ y जो यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से 1 आ रहा है और यहाँ से -2 लैम्डा आ रहा है, तो 1 माइनस 2 लैम्डा, इसकी वैल्यू 4/3 के बराबर होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है वो -6 -4 यानी -10 आ जा रही है। तो लैम्डा की वैल्यू जैसे हम पुट कर देते हैं तो यहाँ से x का कोफिशिएंट -30 + 2 यानी -28x हो गया, y का कोफिशिएंट +20 + 1 यानी 21/y हो गया, और कांस्टेंट टर्म माइनस माइनस मतलब 50 -1 यानी 49 हो गया इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते तो -4x + 3y + 7 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप 4/3 आ रहा है, यानी ये रिक्वायर्ड लाइन है जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होगी एवं लाइन के, और दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से भी पास करेगी जो ओरिजिनल लाइन थी अपनी। अब हमारी जो फैमिली ऑफ लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 1 जो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन से पास कर रही है 3x माइनस 2y माइनस 5, ये दोनों एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। हम पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं।
है ना। तो यहाँ से एक्स का जो कोफिशिएंट आ जाएगा ओवरऑल वो 2 + 3 लैम्डा आ जाएगा। बाई का जो कोफिशिएंट आ जाएगा 1 - 2 लैम्डा आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, यानी 5 λ + 1 हो गया। तो 5 λ + 1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो राइट हैंड साइड पे 1 आ गया, और इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बना देते हैं। 2 + 3 लैम्डा प्लस बाई 5 λ + 1 1 - 2 लैम्डा। तो इसे अब x/a + y/b इक्वल टू 1 से कंपेयर कर सकते। तो x का इंटरसेप्ट इसका 5 λ + 1/2 + 3 लैम्डा हो गया, और y इंटरसेप्ट इसका 5 λ + 1/1 - 2 लैम्डा हो गया। इक्वल इंटरसेप्ट कट करने का मतलब क्या है कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 λ + 1 - 10 लैम्डा स्क्वायर - 2 लैम्डा, यहाँ से 25 लैम्डा स्क्वायर, और लैम्डा जो है इधर से 13 लैम्डा आ जा रहे हैं, है ना। और इधर जो है ये 3 लैम्डा है, तो 10 लैम्डा बचेगा उधर। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 0। तो 5 लैम्डा + 1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -1/5 आ गई। तो जो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन थी ना, x + y = 0, वो इक्वल इंटरसेप्ट कट करने वाली है। मेनली इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन, और जो दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट कट करे वो x + y = 0 ही लाइन है, जो कि x एक्सिस y एक्सिस को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी 0 0 इंटरसेप्ट बना रही है। अब 3 लाइन कॉन्करेंट है, तो उसका मतलब क्या है कि 3 लाइन कुछ इस तरीके से होंगी। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a3x + b3y + c3 = 0। अब यहाँ पे 2 लाइन जैसे इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे कर रही है, तो थर्ड लाइन जो है वो इस तरीके से भी हो सकती है कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास ना करे, बल्कि दोनों को 2 डिफरेंट पॉइंट से पास करे, यानी इनके अंदर एक ट्रायंगल भी बन सकता है। और ये भी कंडीशन हो सकती है कि कोई भी एक फोर्थ लाइन है जो कि 2 के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, यानी यहाँ पे जो L4 है और L1 L2 है, ये तीनों कॉन्करेंट लाइन हो गई। तो L1 L2 L4 ये कॉन्करेंट लाइन हो गई, सेम पॉइंट से पास करने वाली लाइन हो गई। तो कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन क्या है कि जो इनके अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया 0 हो। और ट्रायंगल का एरिया 0 कब होता है? जब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसकी वैल्यू 0 आ जाए। मेनली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 3 डिफरेंट लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, लेकिन वो कॉन्करेंट नहीं है ना, तो वहाँ पे एक ट्रायंगल जो बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो निकलता है डिटर्मिनेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहाँ पे c1 c2 c3 कांस्टेंट टर्म है, a1 a2 a3 x के कोफिशिएंट है, b1 b2 b3 y के कोफिशिएंट है, a1/2 c1 c2 c3। यहाँ पे जो c1 c2 c3 ये कांस्टेंट नहीं है, ये मतलब कोफिशिएंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये जो c1 c2 c3 है ये कोफैक्टर है।
with respect to C1, C2 and C3 है ना। यानी C1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो C1 का कोफैक्टर यानी A2, B2, A3, B3 इस वाले डिटर्मिनेंट से आएगा। तो इस तरीके से तीन जो स्क्वायर डिटर्मिनेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन नीचे हो रहा है डिनोमिनेटर में। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बन गया जो तीन लाइन से बन रहे हैं। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बनेगा यानी तीनों लाइन सेम पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, उसका मतलब क्या है कि जो ये डिटर्मिनेंट बन रहा है ना 3x3 का, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जो 2 डिग्री की जनरल कॉनिक्स की इक्वेशन है, अगर इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट से कैसे आएगा, जो डिटर्मिनेंट हमारा बन रहा है ए बी सी, यहाँ पे जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म है, और जो एफ जी एच है उसको ऑर्डर में इस तरीके से लिखना है। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आने वाली है। यानी होमोजीनियस 2 डिग्री की इक्वेशन जो है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी 2h एक्स वाई इक्वल टू 0, तो ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगी। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देगी तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देते हैं कि पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन कुछ इसमें कन्वर्ट हो गई, या एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया। पाई बाई एक्स मेनली स्लोप होता है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 नहीं है, अगर हम 0 पॉइंट नहीं ले रहे हैं, है ना, तो फिर मेनली यहाँ पे इक्वेशन किससे रिड्यूस हो जाएगी, ये बी टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी स्लोप की। तो यहाँ से क्या कंडीशन आने वाली है कि इसके जो दो सॉल्यूशन होंगे, -2h अपॉन 2v प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4h स्क्वायर -4ab, यानी 4h स्क्वायर -4ab, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी m1 और m2, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगी। और 4h स्क्वायर -4ab, है ना। मेनली क्या है कि ये 4 को भी यहाँ से हटा दो, एच स्क्वायर -ab, है, तो एच स्क्वायर -ab अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, है ना, तो सिंगल लाइन आ जाएगी, सिंगल स्ट्रेट लाइन। या कोलिनियर, पेयर ऑफ कोलिनियर लाइन। और एच स्क्वायर -ab की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, यानी हमारा स्लोप तो आ ही नहीं रहा है ना, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है स्लोप का, इसका मतलब रहा है नो सॉल्यूशन या नो स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ लाइन हमें कब मिलेगी, जब एच स्क्वायर -ab की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी। अब बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0, यहाँ पे दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन या दो लाइन जो है पेयर ऑफ लाइन है उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो है वो a बाई बी हो जाएगी, और स्लोप के सम की वैल्यू m1 प्लस m2 की वैल्यू -2h बाई बी हो जाएगी। इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है tan थीटा वो m1 -m2 से आएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग कर लेंगे तो m1 -m2 आ जाएगा। तो m1 -m2 कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2m1 m2 आएगा, तो -4m1। तो ये tan थीटा या m1 -m2
ये दोनों पेयर ऑफ लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो m1 माइनस m2 से आ जाएगा, और m1 माइनस m2 की वैल्यू यहाँ से आएगी इन स्क्वायर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 यानी a अपॉन b। तो m1 m2 की वैल्यू m1 माइनस m2 की वैल्यू स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी आ गया 4h स्क्वायर माइनस 4ab यहाँ से आ जाएगी। तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइन निकलेंगे उसके लिए m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, या फिर m1 माइनस m2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये कब आएगा? जब h स्क्वायर इक्वल टू a भी आ जाएगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन मिल जाएंगी, सेम कंडीशन आ गई। हेलो एवरीवन, आई होप कि आपको हमारे YouTube चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर फर्दर यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू।